बीमारियों, दवाइयों और डायग्नोसिस के जांच से कैसे मुक्त हो, इस बारे में डॉक्टर विश्वराय चौधरी, जिनका नाम ही अपने आप में पहचान है, आप ने न्यूट्रिशन का गणितीय मॉडल डीएनपी डाइट तैयार की है, जो भारत आयुष मंत्रालय, नेपाल नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री और मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी में हुए क्लिनिकल परीक्षणों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापे, हड्डियों से जुड़े हुए रोग, दीर्घकालीन किडनी रोग आदि के लिए असरदार साबित हुई है। मुझे मालूम है आप उनको सुनने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनका परिचय कितना भी बड़ा दिया जाए, जब वो शुरू होंगे तो कम ही लगेगा। फिर भी उन्होंने ग्रेविटी और हीट बेस्ड आविष्कार द ग्रेट सिस्टम किडनी रोगों की चिकित्सा के लिए इनोवेशन अवार्ड 2024 यानी वासुई एंड इथोपियन दूतावास द्वारा भी उनको प्रदान किया गया है। डॉक्टर विश्वराय रूप चरण चौधरी जी अपनी तीव्र स्मरण शक्ति योग्यताओं के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 2008 संस्करण में भी अपना स्थान बना चुकी है। वे इंजीनियरिंग में स्नातक होने के बावजूद डायबिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन, डायबिटीज और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस में पीएचडी ऑनर्स की उपाधि रखते हैं। उनकी अब तक 38 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे सफलतापूर्वक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, जिसमें 500 से अधिक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट होम की एक सशक्त श्रृंखला और एचआईएमएस विंग्स मेडिकल अकादमी शामिल है। वे पूरे भारत, वियतनाम और मलेशिया में स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हुए कार्यों के रूप में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ऐसे महान विभूति को अपने बीच आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर विश्वराय चौधरी जी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं अपने साथ कुछ सामान भी लाया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इमरजेंसी मेडिसिन। अभी जैसा ये देख रहे हैं आयोजन है आयुष का, या जिसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। ऐसा एक सोच है सभी का जो आयुर्वेद के लोग हैं उनका भी और बाकी सबका भी है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए फिर तो एलोपैथ में ही जाना पड़ेगा। कितने लोग हैं जैसे ऐसा सोचते हैं। लेकिन सबूत क्या कहते हैं? क्या सबूत ये कहते हैं कि इमरजेंसी में एलोपैथ में जाना पड़ेगा, उससे जान बचाई जा सकती है, इन कंपैरिजन टू कि जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है वो करने? अगर हम एविडेंस बेस्ड बात करें तो सबूत क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लेता हूँ। हार्ट अटैक। अचानक आजकल तो आप देखते ही हैं कि अचानक कोई भी खड़े डांस करते हुए, शादी नचाते हुए, जिम जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कुछ ना करते हुए भी कब तक रुक जाए कुछ पता नहीं। जिसका कारण भी वो वैक्सीन है, वो सब आपको पता ही है। तो एक इमरजेंसी की बात अगर करें, अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा? आपकी आंखों के सामने होगा। तो अगला क्या होगा? तो एक जो नेचुरल आपकी जो बिहेवियर है कि फटाफट एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, ये हमारा एक ट्रेडिशन, एक प्रथा है। लेकिन उस प्रथा को अगर आप एविडेंस वाइज देखेंगे तो हम क्यों ले जा रहे हैं उसको? इस उम्मीद से कि उसके बचने की संभावना बढ़ जाएगी, ये तो कारण है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्योंकि मेन मकसद क्या है? ये बच जाए इंसान, और कोई मकसद नहीं है। अगर वो मंदिर जाके बच जाए तो मंदिर ले जाओ, चिड़ियाघर जाके बच जाए तो वहां ले जाओ, हॉस्पिटल जाके बच जाए तो वहां ले जाओ।
लेकिन हमारे दिमाग में कि हॉस्पिटल जाके ले जाने से उसके बचने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ले जाते हैं, राइट। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या वाकई में हॉस्पिटल में जो जाते हैं, हार्ट अटैक के केस की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी की बात करेंगे, क्या उससे उसकी संभावना जिंदा रहने की बढ़ जाती है? इस सवाल के जवाब के लिए पिछले 20 सालों में जब भी लोगों को हार्ट अटैक आया देश दुनिया में, पूरे दुनिया भर में, तो कई लोग तो ऐसे थे जो हॉस्पिटल के बाहर ही हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल के अंदर ही आ गया, और कई लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल से इतने दूर भी वो ले जाया नहीं जा सका। तो वो सारे स्टडी किया गया, जिनको नहीं ले जाया गया या नहीं ले जाया जा सका, इन कंपैरिजन टू जिनको ले जाया गया, किन लोगों की जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, कितने लोग ज्यादा बचे, वो सारे आंकड़े मैंने इकट्ठे किए करके हमने अपनी किताब में डाला। हाँ, तो ये किताब हॉस्पिटल ट्रैप, इसमें मैंने डाला है सारे एविडेंस। अच्छा, आगे राजपाल जी आ गए, आगे का इसके बाद करेंगे। हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय जी उपस्थित हो चुके हैं। आपको इसका शेष कार्यक्रम का ये शेष भाग जो है वो अभी थोड़ी देर बाद में फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। आप बने रहें डॉक्टर। थैंक यू सो मच। बट ये इंटरवल है, मैंने कहा था कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, नई पिक्चर लगी होगी। हॉस्पिटल में जिस प्रकार जब भी किसी को इधर कहीं दर्द हो रहा लगता हार्ट अटैक आ गया, जिस प्रकार हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, उसी प्रकार हर शोर का मतलब नहीं कि चीफ गेस्ट आ गए हैं। खैर, एक इंपॉर्टेंट, हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे। जब भी कभी चेस्ट पेन हो तो क्या उसका मतलब है कि उसका हार्ट अटैक हो गया है? 99% टाइम चेस्ट पेन का जो सोर्स है वो स्टमक होता है। इसे कहते हैं गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। वो रिफ्लेक्स आता है और आपको फीलिंग ऐसी आएगी, डॉक्टर भी यही बोलेगा कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है। 99% टाइम 100 बार अगर चेस्ट पेन होगा, 100 लोगों को उनमें से किसी एक को रियल हार्ट अटैक होगा और बाकियों को गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होगा, है ना। तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग था थोड़ी देर पहले। अपनी इंपॉर्टेंट बातें खत्म कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पूरे दुनिया में जब जब हार्ट अटैक आए और कुछ लोग हॉस्पिटल में आए, कुछ लोग आ नहीं पाए, उनके ऊपर एक स्टडी की गई। ऐसे कई स्टडी हुए, उनको मैंने इसमें डाला है शुरू के पत्रों में। और इंटरेस्टिंगली स्टडी का कंक्लूजन ये है कि जो लोग हॉस्पिटल गए उनके मरने की संभावना बढ़ गई, उनमें ज्यादा लोग मरे इन कंपैरिजन टू जो गए नहीं, ले जाया नहीं जा पाया। एविडेंस ये कहता है अभी तक का, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि वहां जाने से, जान बचने से जरूर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक के सबूत तो यही कहते हैं। क्योंकि जाने के बाद जो इंटरवेंशन करते हैं वो इंटरवेंशन की क्या जरूरत थी, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इमरजेंसी मेडिसिन क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सबूत क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। किसी को अगर चेस्ट पेन हुआ और अगर वाकई में वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है तो पहले 20-25 मिनट में जो होना है हो जाएगा। तो यानी कि उसी 20-25 मिनट में कुछ करना है, अगर तो कुछ करना है। अब जरा सोच के देखिए, ऐसा कौन सी हॉस्पिटल है जहां पे हार्ट अटैक होने के बाद 20-25 मिनट के अंदर ले लीजिए, इलाज भी शुरू हो गया। अगर ये मान के चलते हैं कि उसका इलाज बहुत बढ़िया है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जितने समय में आप टाइम वेस्ट करेंगे, डॉक्टर को बुलाओ, फोन लगाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, 20 मिनट तो हो ही जाने हैं, और तब तक वो या तो जिंदा है या जिंदा नहीं है। अगर तो जिंदा है फिर भी आप जबरदस्ती से पकड़ के ले ही जाएंगे, और उसको तो जिंदा रहना ही था, लेकिन सारा क्रेडिट उस हॉस्पिटल पे आ जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर 20 मिनट है
तो क्यों ना उस 20 मिनट का उपयोग करें ताकि उसके चेस्ट पेन को रोक सके, उसके हार्ट अटैक के प्रोग्रेशन को रोक सके। पहली बात ये समझना होगा कि हार्ट अटैक अपने आप में बहुत डरावनी चीज नहीं है, क्योंकि 50% हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक ही होता है। हो सकता है कि हम में से, आप में से इंक्लूडिंग मी, हमें अपनी जिंदगी में हार्ट अटैक आया हो हमें पता ही ना हो। हार्ट अटैक का सिंपल मायने ये है कि ब्लड का फ्लो हार्ट के सेल में रुक जाना, जिससे कुछ सेल मरने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान मर ही जाएगा। जब ऐसा होता है तो बॉडी अक्सर नया ब्लड वेसल खोल देती है, तो ब्लड वहां से पहुंच जाता है और हमारी जिंदगी का आगे बढ़ जाती है। जिस प्रकार जब मेन ट्रैफिक जैम हो जाता है तो कुछ बाइक वाले साइड से निकालने की कोशिश करते हैं, कच्ची सड़क से निकालने की कोशिश करते हैं। जब बहुत लोग कच्ची सड़क से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कच्ची सड़क भी अपने आप में ठीक ठाक सड़क बन जाती है। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आउटरीच, यानी कि आपकी बॉडी कोशिश कर रहा है आपको जिंदा रखने के लिए। उस कोशिश के दौरान जब बॉडी ये कोशिश कर रहा है, अगर कोई डॉक्टर बीच में छेड़छाड़ करेगा तो दैट इज द इंटरफेरेंस, जिससे उस इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसका साइंस है, राइट। होता क्या है कि जब हार्ट अटैक हुआ तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो बॉडी अलग अलग जगह से ब्लड वहां पे चोरी करके ले जाती है, स्टीलिंग ऑफ द ब्लड। लेकिन उस दौरान अगर डॉक्टर इंटरफेयर करेगा तो बॉडी वो नहीं कर पाएगी। ये कारण है कि जब भी कभी हार्ट अटैक आएगा तब इंटरफेयर करेंगे एलोपैथी से तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो भी मैंने आपको बताया, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यकीन ना हो, आपको तो यकीन होगा, लेकिन आप जिसको बोलेंगे उसे यकीन ना हो। तो सबूत के लिए ये किताब है, और ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो आप ये विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे तो ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड। तो वो सबूत आप देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। तो अभी तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, और वो ये कि भागा दौड़ी में टाइम वेस्ट नहीं करना, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अब सवाल ये आता है करना क्या है फिर? कोई चेस्ट पेन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो करना क्या है? इस पे हमें देखना है जो एविडेंस बेस्ड हो, जो सबूत देता हो, इससे इंसान के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसके लिए करना क्या है, ये मेरी अगली ये किताब है हेल्प, ये भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी फिजिकल कॉपी भी मैं लाया हूँ। हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, जब भी कभी किसी को चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं, तो सबसे आसान स्टेप बाय स्टेप, वो सड़क पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तब कोई तो उस वक्त कोई सामान होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। जब भी कभी हार्ट अटैक या चेस्ट पेन किसी को हो तो याद रखिए, ये है हमारा प्राइमरी हार्ट और ये है हमारा काफ मसल पिंडली जिसे बोलते हैं सेकंड हार्ट। क्योंकि जब हम हिलते डुलते हैं तो ब्लड का जो पुश है, प्राइमरी हार्ट तो कर ही रहा है, ये हार्ट भी कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसे सेकंड हार्ट बोलते हैं। ये दोनों हार्ट को अगर पास पास ले आए तो चेस्ट पेन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड हार्ट एंड फर्स्ट हार्ट क्लोजर ले आओ। कैसे लेके आएंगे? बड़ा सिंपल है, उस इंसान को नीचे बिठा देना अगर वो होश में है तो। जैसे मैं नीचे बैठ गया अभी, और दोनों अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा खड़े होकर भी देख सकते हैं, और दोनों पैरों को जोड़ दिया, ये पोस्चर है दोनों हाथों से। ये मेरा सेकेंडरी हार्ट है, ये प्राइमरी हार्ट है। व्हेन इट इज वेरी नियर तो पेन विल रिड्यूस। तो जैसे ही आपने किसी को पाया चेस्ट पेन, दिस इज द पोस्चर। नीचे बैठ के, चेयर पे नहीं, क्योंकि कई बार लोग बेहोश भी हो जाते हैं। ऊपर कहीं बिठा दिया, बेहोश होकर नीचे गिर सकता है। वो नीचे ही बैठा है और पीछे सपोर्ट है तो गिरेगा नहीं, वो गिरेगा तो कुछ होगा नहीं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, पहली बात है ये। स्टेप 2, अदरक अगर है तो चबाना है, अगर वो होश में है। अदरक चबाएंगे तो आंसू आएंगे, आंसू जैसे से आते जाएंगे पेन कम होता जाएगा। तो ये तो 2 स्टेप हुआ जो बड़ा आसान है। हमारे हॉस्पिटल में हम तीसरा स्टेप भी करते हैं। तीसरा स्टेप आपको याद रखना होगा, बाल्टी। बाल्टी में बहुत गर्म पानी, 45 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल दिया और उसको चेयर में बिठा दिया, और दोनों
इधर 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 यहाँ आ सकते हैं, इस तरफ इधर आ सकते हैं, इस तरफ आ सकते हैं, हाँ थोड़ा इधर आ सकते हैं। तो बाल्टी में पानी और 45 डिग्री यानी कि काफी गर्म, अभी वो होश में है और वो चेयर पे बिठा दिया और दोनों पैरों को बाल्टी के अंदर, तो जो पिंडलियां हैं, सेकेंड हार्ट है, वो एक्टिवेट होता है, वो डायलेट होता है। डायलेट मतलब उसका ब्लड वेसल खुलेगा, जितना वो डायलेट होगा उतना उसको आराम मिलेगा, उसका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, ही विल गेट रिलीफ। जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं ये पहले 5 मिनट 10 मिनट में कर लेना है। बिठा सकते हैं पहले 10 सेकंड के अंदर, अदरक ला सकते हैं अगले 1 मिनट के अंदर, जब तक वो कर रहा है गर्म पानी होगा तो गर्म पानी में बिठा देना। तो इतना ही सपोर्ट उस हार्ट अटैक वाले विक्टिम को आपको देना चाहिए। इससे अधिक कुछ करेंगे तो उसे नुकसान होगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, बैठाना कैसे, मैं बैठ के दिखा देता हूँ। ये बैठे और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, है ना, चेयर पे। ये तब जब होश में, अगर बेहोश हो गया तो क्या करना है? अगर बेहोश हो गया तो लाल मिर्च का तेल अगर है जीभ के नीचे डालेंगे तो एकदम से होश में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होश में आ गया तो दोबारा से यही करना है ना। तो ये जो मैंने बताया, क्या ये एविडेंस बेस्ड है? क्या इसके सबूत हैं? इसके सबूत है, और वो सबूत के लिए ये किताब आप पढ़ सकते हैं, ये भी फ्री डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबूत अगर सबको पता चल जाए तो हॉस्पिटल की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी। इमरजेंसी है ना, इतनी सी बात है। मलेशिया के सरकार ने कुछ नए स्कीम शुरू किए हैं कि जो ट्रेनिंग मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग अगर कोई मुझसे लेगा मलेशियन तो पैसा सरकार देगी। कल मैं मलेशिया में ही था ट्रेनिंग के लिए। तो धीरे धीरे ये जो नेचुरल सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग देशों में, भारत में भी लोगों को समझ आती जा रही है। अल्टीमेटली सच सामने आना ही है, आज नहीं तो कल वो लोगों तक पहुंचना ही है ना। कोई भी बीमारी, अब इमरजेंसी की बात कर रहे थे, एक दो बातें और कर लेते हैं। कोई भी बीमारी, मान लो माइग्रेन है, हेडेक है, इसे कैसे खत्म करना है? आपको ये पता है कि एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई नहीं है, फॉर दैट मैटर कहीं भी कोई दवाई नहीं है जिससे हेडेक इमीडिएटली कम किया जा सके। कम करेंगे दवाई से तो उसका बुरा असर कई गुना ज्यादा होता है। सिंपल इतना याद रखिए, अगली बार एक्सपेरिमेंट कीजिएगा जब भी कभी हेडेक हो, माइग्रेन हो, माइग्रेन या हेडेक को उसी वक्त कम करने के लिए 2 स्टेप होने चाहिए। आपका पैरों का जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होना चाहिए, यानी कि वो एक्सपैंड होगा। उसी वक्त आपका सिर का जो ब्लड वेसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये दोनों काम साथ साथ हो जाए तो हेडेक वहीं रुक जाता है। तो अब सवाल है कि ये दोनों साथ साथ कैसे करेंगे? इसमें से एक पार्ट तो आपको समझ आ गया कि पैरों को गर्म पानी के अंदर डाला तो वो तो एक्सपैंड हो जाएगा। अब सिर के ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? हम अपने हेडेक के पेशेंट को क्या करते हैं, माइग्रेन के पेशेंट को वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हार्ट अटैक के लिए वही कराते हैं। पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रखते हैं यहाँ पे, उतना गर्म नहीं लगते, और सिर के ऊपर एक टॉवल ले लिया, उसको ठंडे पानी में डाल के निचोड़ के सिर पे लगा दिया। ऊपर ठंडा, नीचे गर्म, नीचे ब्लड वेसल डायलेट, ऊपर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट। जब ये दोनों एक साथ हो गए, हेडेक खत्म, माइग्रेन खत्म। इतनी छोटी सी बात है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये साइंटिफिक है, सारा कुछ इधर बुक में। अब देखिए, कोई अगर वेरिकोज वेन्स का पेशेंट है, वेरिकोज वेन्स, उसके भी कोई इलाज नहीं है, एक्चुअली किसी भी चीज का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, है ना। उसमें भी हम यही करते हैं लेकिन अलग ढंग से। आपके पैरों जो वेरिकोज वेन्स, ये जो वेन्स हैं, ये अगर एक्सपैंड हो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सपैंड हो कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा आधे घंटे तक करेंगे तो पेशेंट को आराम मिलेगा। ऐसा 1 महीना करेंगे तो चांसेस हैं कि वेरिकोज वेन्स पूरी तरह ठीक हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? एक्सपैंड करना समझ गए? आपने 4 मिनट के लिए इस बाल्टी में रखा गर्म पानी में, एक और बाल्टी ले लिया, उसमें 12 डिग्री टेम्परेचर का पानी यानी कि बर्फ वाला पानी, 4 मिनट इसमें पैर, 1 मिनट ठंडे वाले में पैर। जब ठंडे वाले में पैर रखा तो क्या हुआ?
कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर 4 मिनट गर्म वाले में तो ब्लड वेसल एक्सपैंड हो गया, फिर 4 मिनट 1 मिनट ठंडे पानी में ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब लगातार ये कर रहे हैं आधे घंटे तक, यानी कि 6 साइकिल, 5 और 6 साइकिल, उसके बाद जब हम पेशेंट को पूछते हैं कैसा लग रहा है, आपके सिम्टम कैसे हैं, बहुत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन रोज करना है। कब तक करना है? जब तक ये पूरी तरह ठीक ना हो जाए। पहले दिन में ही अगर कुछ ना कुछ आराम मिला 10%, 15%, तो दूसरे दिन करना। पहले दिन आराम नहीं मिल रहा तो दूसरे दिन भी नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली पहले दिन ही आराम मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं, चाहे हार्ट अटैक हो या हेडेक हो या वेरिकोज वेन्स हो, बस एक बाल्टी की जरूरत है ना, जितने जितने में भर जाए पूरा, है ना, पैर जितना डूब जाए इतना बड़ा बाल्टी, है ना। ये आपके दिमाग में सवाल होंगे, मैं जानता हूँ, इसीलिए किताब है कि थोड़ा बहुत आपको समझा दिया, फिर किताब है। अब देखिए, दुनिया में किसी भी तरह की दवाई अगर आपको बनाना है, कोई भी दवाई, बीपी की दवाई बनाना चाहते हैं, शुगर की दवाई बनाना चाहते हैं, आर्थराइटिस की दवाई बनाना चाहते हैं, तो बस यही 2 चीजें, ये आप समझ रहे हो क्या है? नीम का पत्ता, नीम का छाल, इनसे दुनिया की हर दवा बन सकती है। कैंसर की, हार्ट की, हर दवा बन ही नहीं सकती। जब इनसे दवाई बनाई और उसको जब कंपेयर किया बाकी और एग्जिस्टिंग दवाइयों से, जैसे डायबिटीज के लिए क्या करना है, वेरी सिंपल, ये सूखा हुआ है ना, इसको लिया मिक्सी में 2 मिनट चलाया तो ये पाउडर बन जाएगा। जब ये पाउडर खिलाया पेशेंट्स को, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो शुगर की जो नॉर्मल मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, उससे ज्यादा पावरफुल ये दिखा। नॉर्मल मेडिसिन तो जीवन भर लेना है, इसको 3 महीने लेना है। इसीलिए अंग्रेज नीम के पेड़ को द विलेज फार्मेसी बोलते थे, आपको ध्यान होगा, है ना। लेकिन ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो एविडेंस बेस्ड है, मतलब इस पे रिसर्च की गई, उसमें पाया गया, उन सारे एविडेंसेस को हमने कलेक्ट किए और कलेक्ट करके हमने एक किताब निकाली। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, यानी कि दुनिया की हर दवा आप घर पे बना सकते हैं, जो सेफेस्ट है, फास्टेस्ट है, एविडेंस बेस्ड है। आपके आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑटिज्म का पेशेंट है, ADHD का पेशेंट है, जानते हैं किसी को आप अपने आसपास? हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट मिलेगा आपको, हर 10 में से एक बच्चा ADHD मिलेगा। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। जबकि जब मेरे उम्र के लोग 50 साल जिनकी उम्र है, याद कीजिए, तब ऑटिज्म का नाम भी नहीं सुना हमने, ADHD का मतलब ही नहीं था। लेकिन आजकल बच्चों को वैक्सीन लगा लगा के मंद बुद्धि बना दिया गया। तो ऐसे बच्चे अगर हैं, क्या एलोपैथी में कोई इलाज है? उसमें तो कोई इलाज है ही नहीं किसी भी चीज का, सिर्फ बीमार कैसे करे वो है। तो ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तब हम उसको कैसे रिलीफ देते हैं, ये आप करके देखिए एक बार। अगर आपके घर के आसपास आपके जान पहचान में अगर कोई ऐसा बच्चा है, याद रखिए ये ब्रेन है और सेकंड ब्रेन कौन सा है? योर गट। ये तो आपको पता है, इज सेकंड ब्रेन, क्योंकि जितने सारे आपके फीलिंग्स हैं, भूख लगी, पेट भर गया, गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है, ये कहाँ से कंट्रोल होता है? यहाँ से। गट ब्रेन बोलते हैं ना, सेकंड ब्रेन। तो अगर हम सेकंड ब्रेन को ठीक कर पाते हैं तो उनका ये ब्रेन भी ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, ADHD के बच्चे, उनके पेरेंट्स को बोलते हैं आप नीम खिलाना शुरू करो। कितना? हर 10 kg में 1 ग्राम। 50 kg का बच्चा होगा तो कितना ग्राम? 5 ग्राम। 5 ग्राम 5 ग्राम कितना होता है? 1 चम्मच। तो 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच पाउडर मिलाया, नीम के पत्ते का घोला, खाली पेट सुई पिला दिया। जब हमारे ऑटिज्म और ADHD के पेरेंट्स ऐसा जब करते हैं 5 दिन 7 दिन, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके बच्चे के बिहेवियर में इतना बदलाव आ जाएगा। आई कांटेक्ट ठीक होने लगता है उनका,
वो सुनने लगते हैं, रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं, वो अनयूजुअल जो बिहेवियर है वो उनका कम होने लगता है, एक जगह टिक के बैठ पाते हैं। तो किया क्या हमने, नीम का पत्ता, राइट। लकीली भाई ये ऐसा पेड़ है जो इंडिया में बिल्कुल फ्री है, आप सबके घर के आसपास होगा ही होगा, राइट। और वो पत्ते लिए 4-5 दिन धूप में सुखाया, घर की मिक्सी में अपने पाउडर बना लिया, जैसे मैंने बनाया। ये नीम के पत्ते का पाउडर है, ये मैंने अपने लिए बनाया, लेकिन ऐसे आप भी बना लीजिए। इसी से आप डायबिटीज की दवा बना लीजिए। डायबिटीज की दवा 3 बार लेनी पड़ेगी, 1 चम्मच, जो मैंने फॉर्मूला बताया। तो ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ऑटिज्म की दवा बन गई इससे। तो बोलने का मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है, और वही असली इलाज है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, कभी ठीक नहीं होने वाले, राइट। किडनी का देखिए, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, करीब 50% पेशेंट तो किडनी वाले ही होते हैं। किडनी वाले पेशेंट का ये आखिरी वो कर लेते हैं, किडनी काम नहीं कर रही है तो पेशाब नहीं होगा, पेशाब नहीं होगा तो पानी बॉडी में जमेगा, पानी बॉडी में जमेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांसें फूलने लगेंगी, थकान होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, राइट। ये सारी चीजें होती है किडनी पेशेंट। तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो अभी तक किया। ये हार्ट को, ये ब्रेन को ठीक करना, सेकंड ब्रेन, ठीक है ना। अब बारी किसकी है, किडनी की। किडनी को ठीक करना है, दोनों किडनी ठीक नहीं है तो तीसरा किडनी कौन सा है, कोई बता सकता है? स्किन, राइट। कुदरत ने स्किन को हमारा थर्ड किडनी माना है। आपका स्किन जो है वो तीसरा किडनी बोला जाता है, मेडिकल में यही बोला है। एक बूंद पेशाब का लीजिए, एक बूंद पसीने का लीजिए, दोनों लैब में टेस्ट कराएंगे ना, दोनों को में एक ही जैसा मिलेगा। दोनों में पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन, शुगर, क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड एक जैसा मिलेगा। यानी कि आपका पसीना और आपका पेशाब सेम ही है। आपका स्किन जो है वो तीसरी किडनी है। आपका सवाल है दोनों किडनी फेल हो गए तो क्या करें? तीसरी किडनी का सहारा लो। कैसे सहारा लें? हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में कि हम पेशेंट को बाथटब में, अभी तक तो मैं बाल्टी की बात कर रहा था, लेकिन अब बाल्टी, अब स्किन को यूज करना है, स्किन तो बाल्टी में आएगा नहीं, तो हम बड़ा बाथटब में 40 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में पेशेंट को बिठाते हैं, पानी यहाँ तक। जब गर्म पानी में 40 डिग्री टेम्परेचर में जब पेशेंट बैठता है और 2 घंटे बैठा रहता है, स्किन बिकम द थर्ड किडनी। उसका जो वाटर रिटेंशन कम होने लगता है, बीपी कम होने लगता है, उसका ब्रेथलेसनेस, वीकनेस कम होने लगता है, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। और ऐसा जब हम करते हैं 1 महीने से 3 महीने तक अलॉन्ग विद द डीआईपी डाइट, तो पेशेंट ठीक होने लगता है। तो जो पेशेंट डायलिसिस में जा रहा था उसकी डायलिसिस छूटने लगती है, छूट जाती है, अक्सर छूट जाती है, राइट। तो वही मैं बता रहा था कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। डॉक्टर का चक्कर लगाएंगे, क्या बोलेंगे डायलिसिस करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा, जब तक आप जिंदा है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो भी फेल हो जाएगा। जबकि असलियत क्या है, सिर्फ एक बाथटब की जरूरत है और गर्म पानी की जरूरत है। हमारे हजारों पेशेंट्स हैं जो यही वाला जो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, ये अभी लाइव चल रहा है इस वक्त, वो घर पे सुन के करके ठीक हो जाते हैं। फिर कभी इस तरह के लेक्चर में मिलता हो तो आप बताते हैं अपनी कहानी कि हमने कभी सुना था, आपका देखा था, तो ठीक भी होगा, है ना। तो जरा सोच के देखिए, एक तरफ डायलिसिस लाखों रुपए खर्चा और दूसरी तरफ घर में इंसान ठीक हो रहा है। और जो मैंने बताया कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये पहले से ही है, मैंने सिर्फ इसको आसान करके आप तक पहुंचाया है, उन सबको कलेक्ट करके, और कहां से कलेक्ट किया वो एविडेंसेस डाला है और डाल के आप तक पहुंचाया। जो मैंने भी आपके सवाल का जवाब दिया, ये इस वाले किताब में है, हॉस्पिटल ट्रैप वाले में, पूरा स्टेप बाय स्टेप है। उसके भी अंदर जाना तो और भी किताबें हैं। ये जो dishrup.com/ebook में जाएंगे तो एक किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। मतलब ये कि अगर जान बचानी तो घर पे ही रहो,
और अपना डॉक्टर खुद बन जाओ। और अपना डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है बिल्कुल, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने DIP डाइट सुना है पहले से? थोड़ा आप अधिकतर लोग हैं ना। तो पहले तो स्टार्ट विद DIP डाइट। DIP डाइट शुरू करते ही BP है, शुगर है, मोटापा है, चेस्ट पेन है, ये सब गायब हो जाता है, ये सारी चीज गायब हो जाती है। लेकिन इमरजेंसी के लिए क्या करना है, दिमाग में रहता है तो वहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, वहां जाके मरना है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैंने आपको उदाहरण थोड़े में दिया। जब भी कभी फीवर हो, जब भी कभी बुखार हो, एक गलती कभी मत करना कि बुखार में पैरासिटामोल लें, बुखार को घटाएं। पैरासिटामोल लेके बुखार घटाना बहुत खतरनाक बात है। पूरे दुनिया में 50% जो लिवर फेलियर है उसका एकमात्र कारण है पैरासिटामोल। यानी कि पैरासिटामोल लिया, एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर, मतलब अभी तक लिवर ठीक था, अचानक फेल हो गया, अभी तक किडनी ठीक था, अचानक पेट फेल हो गया, रातों रात पेट में पानी भर गया, रातों रात पेशाब बंद हो गया। ये सारे साइड इफेक्ट है पैरासिटामोल के, जो कि हम टॉफी की तरह लेते हैं, घर पे ही रखते हैं। तो लोग पूछेंगे फीवर में करें क्या, टेम्परेचर कैसे घटाएं? पैरासिटामोल से ज्यादा तेजी से सेफली टेम्परेचर घटाने का तरीका यही बाल्टी। इस बाल्टी में गर्म पानी डाल के दोनों पैर रख दीजिए चेयर में बैठ के, आधा घंटा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ऊपर से वापस आएगा नहीं टेम्परेचर। यानी कि फीवर हमारा दुश्मन नहीं है, फीवर हमारा दोस्त है। फीवर इज नॉट आवर एनिमी, फीवर इज आवर फ्रेंड, राइट। फीवर में बॉडी को सपोर्ट करना है और फीवर देके, है ना। तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मशीनें। मशीन तो आपके पास भी, हमारे पास भी है ना मशीन। अगर ये हार्ट अटैक ठीक कर सकता है ना, थैंक यू थैंक यू, अगर ये वेरिकोज वेन्स ठीक कर सकता है, अगर ये फीवर ठीक कर सकता है, तो हमारे लिए तो बड़ी मशीन तो यही है ना। जरूरी नहीं कि बड़ी है कि तो बहुत महंगा होना चाहिए, बहुत महंगा दिखना चाहिए तभी वो बड़ा है। बड़ा वो होता है जो इफेक्टिव हो, ये बड़े का पैमाना है। तो ये रहा इफेक्टिव मशीन, है ना। तो अभी तो अपने आ रहा हूँ, देखिए मैं समझाता हूँ आपको, मैं आ ही रहा था इस पे। याद रखिए बुखार से आप मरने नहीं वाले, नहीं होगा, नहीं होगा, बुखार से नहीं होगा। 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री, 106 डिग्री, बुखार इटसेल्फ से नहीं होगा। बुखार आपके बॉडी ने खुद दिया है, बुखार आपका हथियार है। लेकिन जब बुखार को बार बार उतारेंगे पैरासिटामोल से, तो हर बार बॉडी ज्यादा बुखार देगा। ठंडे पानी की पट्टी भी नहीं लेनी। बुखार में हमेशा बुखार को सपोर्ट करना है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी ठीक करने का हथियार है बॉडी का। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हमने पूरे भारत में हमारे 500 से ऊपर क्लिनिक्स हैं, हमारा 24 आवर हेल्पलाइन है, वो इसीलिए रखे हैं क्योंकि मैं जानता हूँ जब एक इंसान उसके घर में, क्योंकि उसने देखा नहीं कि ज्यादा बुखार होने से क्या होता है। हमने देखा कि ज्यादा बुखार आने से कुछ नहीं होगा। बुखार में अगर पैरासिटामोल देके नीचे किया तो जरूर कुछ हो जाएगा, सीजर वगैरह जब होते हैं तो तब होता है वो, राइट। तो लेकिन इसके जो एविडेंसेस हैं, जो आपके सवाल है क्या वाकई में फीवर ज्यादा आने से नहीं होगा, क्या वाकई में पैरासिटामोल लेने के बाद होगा, इसके लिए भी एक किताब मैंने लिखी है, डेल्टा 72। जब कोरोना आया था तब यही वाले सवाल आ रहे थे, राइट। जो घबरा गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, हाई डोज ऑफ रेमडेसिविर और ये एंटीबायोटिक्स, वही मारे गए, है ना। बैठिए आ रहा हूँ। बुखार एक तरह का नहीं होता, बुखार के कारण कई तरह के होते हैं। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। बुखार मुझे समझ आ रहा है आपके दिमाग में सवाल क्या क्या है। देखिए जब भी बुखार होगा तो बुखार एक ही वजह से नहीं होगा, कोई ना कोई वजह होगा। वो कोई बैक्टीरियल डिजीज के लिए हो सकता है, कोई वायरल डिजीज के लिए हो सकता है, वायरस भी हजारों तरह के हैं, बैक्टीरिया हजारों तरह के हैं, या वो कैंसर की वजह से बुखार हो सकता है, राइट। तो बुखार होने के तरीके का रीजन कुछ भी क्यों ना हो,
बुखार होने का मतलब सिर्फ एक है कि फीवर इज आवर डिफेंस सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम स्विच ऑन हो गया। अब आपका डिसीजन है कि क्या हम अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम के सपोर्ट में खड़े हैं या हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम के अपोज में खड़े हैं। सपोर्ट में कैसे खड़े हैं? तो आप बुखार को गर्मी दो। अपोज में कैसे खड़े हैं? आप बुखार को भगाओ, राइट। तो बुखार जिस भी कारण से आया, उसका नाम मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, उसका नाम टाइफाइड हो सकता है, उसका नाम कोरोना हो सकता है, उसका नाम इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कोई भी नाम होगा इसका। लेकिन बुखार बुखार को अपना काम पता है, हमें सिर्फ बुखार को सपोर्ट देना है। आप एक बार करके देखिए और आपको पता चल जाएगा, आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा, कि जब उसको गर्मी देते हैं, मान लो कोई कांप रहा है ना, तो मान लो कोई कांप रहा है, तो यानी कि वो गर्मी चाहिए, तो हम अपने हॉस्पिटल में उसको कंबल उड़ाते हैं, 1 2 3 4 5, कांपना बंद हो गया, पसीने आने लगे, अब कंबल हटा दो, अब वो ठीक हो गया, है ना। तो कंबल आपका मशीन है, ये बाल्टी आपकी मशीन है, वो नीम का पेड़ आपकी दवाई की फैक्ट्री है ना। थैंक यू, थैंक यू। तो जब भी आपको आंकना है तो आपको ये देखना है कि इफेक्टिव कौन सा है, ना कि ये देखना कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने सारी डिग्री है, कितना महंगा हॉस्पिटल है, राइट। उस चक्कर में फंसना नहीं है, एविडेंस देखना है, सबूत क्या कहते हैं। तो खैर, विद दिस आई कंक्लूड हियर, दोबारा मिलेंगे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपके। एक्चुअली मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हूँ, हमारे सर लोग बैठे भी हैं यहाँ पे, और मैं संस्थान ज्वाइन करने से पहले ही डायबिटीज से मैं पीड़ित था, करीब 20 साल करीब हो गए। बीच में पिछले साल ऐसे हो गया कि मेरे फादर बीमार थे, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, तो मेरा HbA1c 10.8 हो गया। तो मैं ऑल इंडिया मेडिकल से बीटा फार्मिंग की दवाइयां में ले रहा था, लेकिन जब भी मैं चेक कराता था तो कोई बहुत ज्यादा उसमें आराम नहीं मिलता था। तो विश्वरोग सरकार ने फेसबुक पे ही देखा था TRP डाइट, तो मैंने मजे लेने के लिए ऐसे ही हमने कहा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा अनुभव किया जाए, इसको थोड़ा सा देखा। हमने क्या किया सर, मैं आप लोगों से बिल्कुल कहता हूँ कि मैं 10 साल से आम नहीं खाया था सीजन में, और इस साल मैंने जब शुरू किया तो रोज 1 किलो आम खाने लगा, 1 किलो आम और 4 केले खाने लगा। मैंने कहा देखना पड़ेगा, बाद में देखें। इसके बाद मैं वही लंच में पहले सलाद और फिर चावल दाल रोटी सब्जी, कोई परहेज नहीं किया। शाम का मेरे ऑफिस से आने का लेट होता था, इसलिए मैं कई बार स्लिप कर देता था या सर्दियों के उबले हुए सूप वगैरह ले लेता था। इसी पे चलते हुए मैं 3 महीने बाद, अभी 15-20 दिन पहले जब मैं चेक कराया हूँ, HbA1c मेरा 6.2 है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इस TRP डाइट को रेगुलर कर दिया हूँ। ठीक है, थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आपके किसी का कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग संयम रखें। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ में, माइक आपका कारण है, अपनी बारी आने पे भी बोले, एकदम से मत से बोले। आपको दीजिए माइक। डॉक्टर साहब, आपका अभी अभी आपने नीम थेरेपी में बहुत सारी चीजें बताई। आप अपना नाम? मेरा नाम राजेश आर्य है, मैं बड़े चलो न्यूज से हूँ। मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने नीम थेरेपी पे बहुत सारी चीजें बताई। नीम जो थेरेपी दी जा सकती है, नीम का पेड़ बड़ी असर से मिल जाता है, क्या नीम थेरेपी लेते टाइम कुछ ऐसी ट्रिक्स आप बताएंगे? क्योंकि नीम का पेड़ तो होता है, लेकिन नीम के पेड़ में बहुत सारे कीटाणु की चीजें भी रहती हैं, तो उस थेरेपी को लेने के लिए, उस नीम के पेड़ को यूज करने के लिए क्या होता है? देखिए, ये समझना पड़ेगा, अनलाइक अदर ट्रीज, नीम का पेड़ ही इकलौता ऐसा पेड़ है जो कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते, उसको केमिकल उसको नष्ट नहीं कर सकती। बल्कि नीम के पत्ते का पाउडर मैंने बना लिया, ऐसे पेड़ जिसके ऊपर कीड़े पड़ गए हैं या इवन दीमक लग गया, ऐसे हमारे फर्नीचर,
उसमें अगर नीम के पत्ते को पानी में मिला के छिड़क देंगे तो वो दीमक चले जाएंगे और वो जो कीड़े मर जाएंगे। तो बस धो लो, पाउडर बना लो और रख लो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां के साथ स्वागत करें। आप हमारे अतिथि भी आने वाली है, लेकिन आप नंबर दो। लोगों को पेशाब जाना चाहिए, जो 60 साल से ऊपर है वो रात को पेशाब हो जाना। हाँ, देखिए रात को एक बार या 2 बार पेशाब जाना अनोखी बात नहीं है, वो नॉर्मल मानेंगे। 3 बार 4 बार जाना बीमारी मानेंगे। तो पहली बात तो ये देखिए कि आप 1 बार 2 बार के अंदर आते हैं या 3 बार 4 बार वाले आते हैं। अगर आप 3 और 4 बार वाले हैं तो बीमारी है। तो सवाल है कि इसका करें क्या। एक प्रयोग करके देखिए, शाम के 6 बजे तक, यानी कि सूर्य से पहले या सूर्य के साथ अपना आखिरी भोजन खत्म कर दीजिए, फिर कुछ मत खाइए। प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो 1 महीने से 3 महीने लगेगा ये जो दिक्कत है पेशाब का या प्रोस्टेट का जो दिक्कत है उसे ठीक करने में। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। और साथ में उसका साइड इफेक्ट, बल्कि साइड बेनिफिट ये है कि बीपी भी नीचे आएगा जिनका ऊपर है, शुगर भी नीचे आएगा जिनका ऊपर है, सुस्ती चाहिए तो वो नहीं छाएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होने लगेंगे, कई सारे और भी दिक्कतें ठीक होने लगेंगी। तो इस तरह से आप इसका ठीक कर सकते हैं। बीपी का रेंज और शुगर का रेंज उससे बड़ी मिस। देखिए, आप बीपी का रेंज कितना है, शुगर का कितना है या होना चाहिए, आप एक नंबर याद रखिए दिमाग में, 250, 250। अगर आपका खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर 250 mg पर डेसिलीटर से नीचे रहता है तो यानी कि नॉर्मल शुगर है। अब आप अगर ये पूछेंगे भाई सबूत क्या है इसका, तो सबूत के लिए विश्वरूप डॉक्टर्स बुक में जाएंगे, न्यू डायबिटीज गाइडलाइन, वो पढ़ेंगे तो सबूत मिल जाएगा। बीपी, आपका जो भी बीपी है ऊपर और नीचे दोनों को प्लस कर लीजिए। मान लो 150/90 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 240। 250 से नीचे है तो ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, पूरे लिपिड प्रोफाइल को छोड़िए, सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखिए, अगर वो 250 से नीचे है तो ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल हो या बीपी हो या शुगर हो, 250 का आंकड़ा दिमाग में रखिए। और अगर 250 से ऊपर है तो नीचे लाने के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जैसा भी बताया, अब डीआईपी टाइप पे आई है, कुछ दिनों के अंदर वैसे ही नीचे आ जाएगा। हाँ, सफेद दाग, देखिए सफेद दाग में तो नीम का सेवन कराते हैं। नीम का सेवन मैंने आपको बताया बॉडी वेट के अनुसार, हर 10 kg पे 1 ग्राम। अगर वो 50 kg का आदमी तो 5 ग्राम 1 चम्मच, 1 चम्मच घोल के गर्म पानी में पीना है रोज, नंबर 1। नंबर 2, नीम के तेल का एक लेप बनता है, लाइक वो लेप में कुछ और इंग्रेडिएंट भी जोड़ते हैं, नीम के तेल का लेप। तो वो लेप बना के, उसके लिए जो किताब है यहाँ पे, इस किताब में वो लेप की पूरी जो एक फॉर्मूला वो देख सकते हैं। ये गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, द नीम फार्मेसी। तो जब वो करेंगे तो हमारे जो पेशेंट है उनमें हमने देखा है 1 महीने के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट दिख जाता है कि आप फिजिकली देख सकते हैं कि पहले से कम हो गया है ना। क्या चीज, लंग वीक हो गए, तो सिम्टम क्या, वीकनेस है। हाँ, देखिए लंग के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो लोग इनहेलर लेते हैं, जो लोग कॉन्सेंट्रेटर लेते हैं, जो लोग सीपैप बाईपैप मशीन पे आते हैं, तो उससे पीछा कैसे छुड़ाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो कि लंग से पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 4 महीने 6 महीने, ये तो पहली बात। ऐसे पेशेंट को नंबर 1 DIP डाइट, जो आपको बताइए नहीं तो ये बुक में है। नंबर 2,
जो बहुत ओम बोलते हैं, ओम, अब तो मुंह बंद है, तब जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे आपके साइनस में नाइट्रिक ऑक्साइड का जनरेशन ज्यादा होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फैल जाता है, जिससे वो क्लींजिंग होती है। अब वो जरूरी नहीं कि आप ओम बोले तो ही होगा, मुंह बंद करके कुछ भी गुनगुनाएंगे तो वाइब्रेशन ज्यादा होता है 15 टाइम्स। मुंह बंद करके कोई गाना भी गाएंगे तो भी ठीक है, मुंह बंद करके किसी को गालियां भी देंगे तो भी ठीक है। बोलने का मतलब कि मुंह बंद है और आपके जो वाइब्रेशन है 20 minutes of vibration every day, if you can do it for 1 month along with the DIP diet, most likely CPAP machine, BiPAP machine, inhaler ये छूट जाता है, छूटा जा सकता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि फीवर जब होता है तो उसमें गर्मी नहीं है, हाँ, तो लेकिन जैसे बोलते हैं कि दिमाग में भी बुखार चढ़ जाता है। अभी 3 दिन पहले मेरे बेटे को 104 फीवर था, दवाइयों से भी नहीं करा तो उसको आधा घंटा शॉवर के नीचे डॉक्टर ने बोला रखने के लिए, शॉवर के नीचे उसका फीवर उतरा। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए दवाई जब देंगे तो उतरेगा तो चढ़ जाएगा। शॉवर देने से हॉट ठंडा नहीं, वार्म वाटर पे जब फीवरिश लगे तो वार्म वाटर, ठंडा पानी, ठंडे पानी से बुखार उतर जाएगा, दोबारा आने के चांसेस है। गर्म पानी से बुखार उतर जाएगा, दोबारा नहीं आएगा कंपैरेटिवली, है ना। सर मेरा एक सवाल है कि आपको मेरी आजकल एक शरीर का कोई हिस्सा पैरालाइज हो गया, हाँ उसके लिए क्या है, उसके बाद देखिए पैरालिसिस अगर हो जाता है, स्ट्रोक आ गया किसी को, और उसके लिए क्या करना है, स्ट्रोक या पैरालिसिस के बाद जितनी जल्दी कर पाए उतनी जल्दी रिकवर हो सकता है। करना क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, गर्म पानी के टब में जब एक इंसान को बिठा देते हैं, पानी पूरा यहाँ तक रहेगा, 40 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अबाउट 20% बढ़ जाता है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 20% बढ़ जाता है। जब ये बदलाव आते हैं तो जो पैरालाइज्ड पैर है, बॉडी है, वो ठीक होने लगती है। यहाँ तक कि जो पोलियो हमारे टाइम पे हुआ करता था, पोलियो में भी पैर का होता तो उसमें तो बाल्टी में पैर रखते थे, उससे भी पैरालिसिस ठीक होता है। ये जो बात मैंने अभी बताई इसके सारे एविडेंसेस ये हेल्प वाली किताब में है। द आंसर इज हॉट वाटर टब में अगर पैरालिसिस को के पेशेंट को बिठाते हैं 1 घंटा रोज, तो उसके जो हाथ दोबारा से, बॉडी लिम्फ दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाट वी डू। को लेकर मेरा सवाल है, जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें खुजली आने लगता है, थोड़ी दाढ़ी होने लग जाती है, और जैसे मौसम के उसमें सर्दी होती है तो फिर वो ठीक हो जाता है। एक तो ये सिंपल हाथ फट जाते हैं, दवाई ठीक रहते हैं, और अगर दवाई ना लगाते पड़ते हैं तो इसको लेकर आप सिंपल इम्यूनिटी बढ़ाइए। स्किन को जो आप सोच रहे हैं स्किन में दिखाई दे रहे हैं, वो स्किन की बीमारी नहीं है, वो इम्यूनिटी की बीमारी है। दिखाई स्किन में दे रहा है, जो टॉक्सिक बॉडी से बाहर पेशाब के रास्ते नहीं जा पा रहा, तो फिर बॉडी का दूसरा तरीका क्या है, स्किन के रास्ते बाहर भेजता है। और जब जितना स्किन मैनेज कर सकता है, उसके टॉलरेशन के रेंज के बाहर जब टॉक्सिक बाहर निकलते हैं, तो वही फिर दाने के रूप में दिखाई देते हैं। तो वो स्किन की बीमारी नहीं है, वो बीमारी इम्यूनिटी की है। तो सवाल यह है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, उसका जवाब बड़ा आसान है, मैंने बताया था, बी ऑन DIP डाइट, खूब सारा फ्रूट्स, खूब सारा वेजिटेबल खाइए। फॉर्मूला DIP डाइट का इस किताब में है, इस वाली किताब में, इसमें भी है ना। DIP डाइट पे रहेंगे तो 3 महीना कोई रहेगा तो मोटा नहीं रह सकता, वो नॉर्मल आदमी ले सकता है और लेना चाहिए। नहीं, नीम को लेने से नहीं, नीम के तेल को कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज करते हैं वेजाइना में, तो मुंह से लेने से नहीं। सर किसी अपनी स्पेशली एक होता है जब हम लैब टेस्ट करवाते हैं शुगर का या किसी चीज का, वो विदिन हाफ एन आवर का रिपोर्ट आती है, तो ठीक है, क्योंकि सुबह वो लैब टेस्ट लेके जाते हैं, शाम का रिपोर्ट आती है। क्या ये बात करेक्ट है या डिसकरेक्ट है?
और शाम तक गलत आएगी, अगर आधे घंटे को आती है वो करेक्ट। खासकर डायबिटीज के सब पेशेंट्स को खाली पेट ही अपना चेकअप करवाते हैं ज्यादा। देखिए समझना पड़ेगा, पहली बात तो है कि वो शाम को रिजल्ट आएगा तो वो शाम की वजह से उसमें कोई इंटरफेरेंस आ जाएगा ऐसा नहीं है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, आप खुद ही अपने पांचों उंगली से एक ही टाइम पे अगर ब्लड शुगर चेक करेंगे, पांचों उंगली के ब्लड शुगर अलग अलग मिलेंगे, एक में 125, एक में 150, एक में 200 ऐसे मिलेगा, है ना। जब लैब से लोग आते हैं तो आपके वेन से ब्लड लेते हैं, और जब आप खुद करते हैं तो अपने हाथ से लेते हैं। वेन से जब ब्लड लेंगे तो जो ब्लड शुगर आएगा वो हमेशा 10% कम आएगा, है ना। क्यों कैपिलरी से लेंगे यानी कि फिंगर से तो हमेशा 10% अधिक आएगा। मान लो वेन से आपने लिया तो 200 आया, फिंगर से लेंगे तो कितना आना चाहिए? 220। सर मेरा छोटा सा दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा जो वुमेन्स हैं वो पहली मेनोपॉज टाइम से एंड मेनोपॉज जब तक उनका कंप्लीट होता है वो काफी टास्क उनको काफी डिसऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट। तो सर उनके लिए जो आपने ग्रीन बॉडी बनाई है उसमें से कुछ आप रेमेडी बता सकते हो, जैसे हम स्टेज है या इंग्लिश है उनको माइग्रेन जैसे एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर से बहुत सारी। देखिए पहली बात तो ये आप दिमाग में रखिए, जो पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं राइट, या जिनका प्री मेनोपॉजल जो लोग हैं, अपने डाइट का 50% हिस्सा रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट कर लीजिए। मान लो आप 2 केजी खाना खाते हैं रोज, तो क्यों ना 1 केजी खाना फल और कच्ची सब्जी का हो, बाकी 1 केजी खाना आपकी मर्जी का हो, पहली बात। दूसरी बात, डोंट ईट लेट, ट्राई टू ईट बाय सनसेट, राइट, ये दूसरी बात। इन दोनों के बाद फिर तीसरा आता है जो नींद की बात हम कर रहे हैं, वो तो एडिशनल सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन मेन तो ये डाइट है एंड टाइम ऑफ ईटिंग। इफ यू कैन ईट बाय 6 PM तो बीमारी है तो ठीक होगी, नहीं है तो होगी नहीं। विद दिस वी कंक्लूड। एक बार कुकुर दानों से थैंक यू, थैंक यू, सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। आपकी तालियों की कम है। कल जो भी पर और लंबा से कौन है?